नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 12 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो आप देने के लिए स्वतंत्र हैं। व्हाट्सअप का चैनल है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। और ये संस्थान का नंबर दिया हुआ है, अगर कोई क्वेरी करना हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और कल से हमने एक नया प्रोग्राम चालू किया है कि जो भी अभ्यर्थी वन लाइनर की डिमांड कर रहे थे कि सर हमको डीएनए भी पढ़ना है, हमको वन लाइनर भी पढ़ना है, तो कल रात को 12 बजे प्रतिदिन आपको करेंट अफेयर वन लाइनर का भी मिल जाएगा। कोशिश करेंगे हम लोग। कल रात को मैंने 12 बजे अपलोड किया था, तो प्रतिदिन रात को 12 बजे आप लोग को मिल जाएगा। 12 बजे के बाद आप डीएनए भी पढ़ते रहिए। डीएनए जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पूरा डीप होता है इसमें नॉलेज एनालिसिस। इसमें यूपीएससी अपर टू लोअर सारा लेवल इसमें होता है। और जो वन लाइनर जो लोग पेपर देते हैं उनके लिए भी वहाँ पे स्वतंत्र है, वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहता है कि आप लोगों को कहीं की भी किसी भी डायमेंशन से कोई भी टॉपिक अछूता ना रहे। ठीक है। तो अब इतना तो मैंने समझा दिया, रोज़ तो समझाता ही रहता हूँ। तो चलिए आज मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक है मिशन सागर। मिशन सागर 10 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स जिसे कहते हैं, भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस जैसे द्वीपीय देशों को सहायता पहुंचाने के लिए मिशन सागर प्रारंभ किया है। ये भारत ही कर सकता है अपने पड़ोसियों के लिए। ठीक है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी मूवी भी आई थी, तो याद रखिएगा केसरी जहाज का नाम था। हिंद महासागरीय देशों में खाद्य वस्तुएं, कोविड-19 से संबंधित दवाएं, विशेष आयुर्वेदिक दवाएं एवं चिकित्सा सहायता दलों के साथ मतलब डॉक्टर्स भी भेजा गया है। ठीक है। ये मिशन सागर है, ये आईएनएस केसरी है। एक खूबसूरत सा फोटो है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया है, ये मालदीव है, सेशल्स है, मॉरिशस है, ये देख सकते हैं। ये इंडियन ओशियन है, मेडागास्कर है। तो ये आईएनएस केसरी है। यह अभियान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियों के साथ नज़दीकी समन्वय के साथ शुरू किया गया है। यानी कि इसमें टोटल 3 मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है और अन्य एजेंसी भी है इसमें के साथ नज़दीकी समन्वय के साथ शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है, डेट मैंने बताई दिया है, 10 मई 2020 को। यह मिशन प्रधानमंत्री की सागर का फुल फॉर्म क्या था? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर का फुल फॉर्म दिया हुआ है, प्रधानमंत्री के पहल के अनुरूप है, जो भारत द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है एवं मौजूदा संबंधों को और मजबूत बनाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जितने भी द्वीपीय देश हैं, इसका भारत को क्या बेनिफिट है या भारत के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है, बात करते हैं। चलिए अगला टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने कहा ना कि यूपीएससी से लेके सारा डायमेंशन हम देते हैं। विश्व में लगभग 40 से अधिक, ये वित्तीय नहीं है या द्वीपीय देश है, ये गलत छप गया है यहाँ पे, द्वीपीय देश है। आइसलैंड है, जिसका मत मूल्य, जिसका वोटिंग पावर यूनाइटेड नेशन और WTO में बराबर है। इन देशों में भारत की किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए इन देशों की आवश्यकता होती है। ठीक है। हर देश का अपना एक वोट होता है, वोटिंग पावर होता है। क्लाइमेट चेंज का सबसे अधिक प्रभाव इन द्वीपीय देशों पर ही पड़ता है, अतः इस दिशा में काम करने के लिए भी भारत सरकार को इनकी आवश्यकता है, द्वीपीय देश की। इन देशों में भारतीय मूल के लोग उच्च पदों पर, हायर पदों पर भी आसीन हैं। ठीक है। भले ही यह देश छोटे हों, लेकिन इनकी समुद्री क्षमता EEZ जो है 200 नॉटिकल माइल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अतः यहाँ भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्रों की सतत उपयोग में भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। यह देश भारत के साथ साझी संस्कृति भी साझा करते हैं। चीन को संतुलित करने के लिए, आपको पता है कि चाइना चारों तरफ से ड्रैगन लगा ही रहता है घेरने के लिए हमको, और इसकी चालबाजी हर जगह तो माहिर है, आपको पता ही होगा। तो चीन को संतुलित करने हेतु, समुद्री डकैती को रोकने हेतु, समुद्र माध्यम से आतंकवाद रोकने हेतु इन देशों की आवश्यकता है।
अपने पड़ोसियों की हमेशा आवश्यकता रहती है। वैश्विक शक्ति संतुलन हेतु भी भारत को इन देशों की आवश्यकता है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको पता चल गया कि वोटिंग पावर, 40 से अधिक द्वीपीय देश हैं, वोटिंग पावर है, WTO यूएन में किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए इन देश की आवश्यकता होती है, क्लाइमेट चेंज को लेके है, या चाहे उच्च पदों पे लोग बैठे हुए हैं, चाहे सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक है, जो आपको बताया मैंने, सांस्कृति साझा करते हैं एक दूसरे की, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब भारत सरकार के प्रयास क्या है ये भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मौसम, 39 द्वीपीय देश आइसलैंड कंट्री को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने हेतु जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। IUR IFC जो है, इंडियन ओशियन रीजन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है, यह गुड़गांव में स्थित है तथा इन देशों को मौसम संबंधी सूचनाएं प्राप्त करवाती है। और तीसरा क्या है, सागर इनिशिएटिव। तो भारत सरकार के ये 3 प्रयास किए गए थे। और आपको पता है कि पड़ोसियों का महत्व कितना है। जैसे एक नेपाल है, आगे मैं बताऊंगा नेपाल के बारे में भी, कि हमारा पड़ोसी हमारा छोटा भाई है, इस समय वो भी नाराज़ है हम लोगों से, तो उसके बारे में अगले टॉपिक पे मैं बात करूंगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि मिशन सागर 10 मई 2020 को चला था। इसके पहले वंदे भारत मिशन भी चलाया गया था भारत सरकार की तरफ से। और ये पड़ोसी देश से जितने देश है, नाम देख लीजिए आप लोग, क्या क्या काम किया गया, कौन कौन सा जहाज़ गया था, जहाज़ का नाम क्या था, ये भी देख लीजिए आप लोग। और किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये भी आप लोग को बता दिया गया। और प्रधानमंत्री की किस पहल के अनुरूप है ये भी आपको बता दिया गया, सागर जो भी है। और कितने द्वीपीय देश है ये भी बताया गया, क्या क्या उसका महत्व है, इंपॉर्टेंट क्या है, सारा डिटेल आपको बता दिया गया। और भारत सरकार के कौन कौन से प्रयास किए गए हैं ये भी आपको बता दिया गया। तो पूरा का पूरा डिटेल जो भी है, आप पूरा डिटेल को आराम से कॉपी पे लिखिएगा और पॉज करके अपना आराम से देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा बात करते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020। प्रत्येक वर्ष 9 मई को विश्व भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। वर्ल्ड माइग्रेटरी मिगोड वर्ल्ड मेजॉरिटी बर्ड डे जो है, WMBD मनाया गया 9 मई को। इस वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम जो था, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, ठीक है। तो जो थीम क्या था, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। देखिए, बर्ड कनेक्टेड आवर वर्ल्ड है, बर्ड कनेक्टेड आवर वर्ल्ड 2020। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने की शुरुआत जो है 2006 में अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स AEWA और वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के कन्वेंशन के द्वारा समन्वित रूप से की गई है। तो कब किया गया है, 2006 में किया गया है, ठीक है। कौन से प्रवासी पक्षी भारत आते हैं, अब हम ये बात करते हैं। और एक खूबसूरत सा गाना था, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, रिफ्यूजी फिल्म का गाना था, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो पक्षी और नदी की धारा को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, ये स्वतंत्र होते हैं हमेशा। कौन से प्रवासी पक्षी भारत में आते हैं ये भी देख लेते हैं। अधिकांशतः जंतु भोजन, आवास और प्रजनन के साथ साथ मौसम में आए बदलाव के प्रति प्रवास करते हैं। इनमें कुछ का प्रवास कम दूरी का होता है, लेकिन कुछ जीव जंतुओं को 10,000 किलोमीटर से भी अधिक ज़्यादा दूर तक प्रवास करते हैं। भारत में आने वाले पक्षियों में साइबेरियन क्रेन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है, रफ है, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट है, इत्यादि प्रमुख है। इन पक्षियों को हम सांभर झील, जिम कार्बेट, दिल्ली बायोडायवर्सिटी पार्क, भरतपुर, पुलिकट झील, चिल्का झील, कुरलूर झील इत्यादि में देखा जा सकता है। मैंने जितना झील बताया, जितने पार्क बताया है, आप कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा कि सांभर झील कहाँ पे स्थित है। जैसे सांभर राजस्थान में है, जिम कार्बेट जैसे आपका उत्तराखंड में है, वैसे ही बाकी जितने उनका कमेंट मार के आप हमको आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये हर पेपर में, स्टेट PCS में चाहे UPSC में क्वेश्चन जरूर आता है। कौन सा झील कहाँ पे है, कौन सा पार्क कहाँ पे है, एक वीडियो में बाद में बना दूंगा। अगर किसी को आता है तो वो कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण जो CMS है, इसके बारे में हम बात करते हैं। CMS क्या है, ये UPSC में भी पूछा है और स्टेट PCS में भी पूछा है, PTA में भी पूछा है। CMS एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत जर्मनी के बॉन शहर में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इसे बॉन कन्वेंशन है, ये कहाँ पे है, जर्मनी के बॉन शहर में। और किस साल किया गया था, 1979 में किया गया था।
यह समझौता 1983 में आधिकारिक रूप से लागू हुआ और वर्तमान में इस समझौते के 130 सक्रिय सदस्य, जिसमें यूरोपीय यूनियन और 129 देश हैं। मतलब यूरोपीय यूनियन भी है और 130 सक्रिय देश जो है, जिसमें यूरोपीय यूनियन और वो 129 अन्य देश हैं। ठीक है। सीएमएस का मुख्यालय जैसे बताया गया है जर्मनी का बार्न शहर में स्थित है। सीएमएस क्या करता है? प्रवासी पक्षियों के प्रवास मार्ग और प्रवास क्षेत्र से संबंधित देशों को एक साथ लाने का काम करता है। भारत का उसका 1983 से इस सम्मेलन का सदस्य रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, 1983 में भारत इस सम्मेलन का सदस्य रहा है। अब हम बात करते हैं सीएमएस COP13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। COP13, COP14। इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है, मैंने हर 3 साल पे एक बार किया जाता है। 15 से 22 फरवरी 2020 में इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इस साल गुजरात के गांधीनगर में किया गया। देखिए, गिबी द ग्रेट लिखा है COP30, 17 से 22 फरवरी 2020 इंडिया, COP13 CMS। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इस सम्मेलन के बाद भारत को अगले 3 वर्षों के लिए कॉप का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस सूची के फर्स्ट में 7 प्रजातियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन, जगुआर, वाइट टिप सॉर्क, लिटिल बस्टर्ड एंड एंटीपोडियन अल्ट्राबार्ड्स को शामिल किया गया है। सीएमएस के फर्स्ट में वन्य जीवों की लुप्त प्राय इंडेंजर्ड प्रजातियों को रखा गया है। ध्यान से देखिएगा, कल की तरह गलती मत कीजिएगा। लुप्त प्राय प्रजातियों को रखा जाता है। COP13 सम्मेलन के दौरान गांधीनगर डिक्लेरेशन नामक एक घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में प्रवासी पक्षियों और उनके वास स्थान के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सीएमएस की भूमिका की सराहना की गई है। तो ये रहा आज का दूसरा टॉपिक आपका, जो मैंने पक्षियों का बताया, सीएमएस के बारे में बताया आपको। वन्य जीवों की प्रवासी पक्षियों के संरक्षण जो सीएमएस है, कौन से प्रवासी पक्षी भारत आते हैं, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस क्या है, कब मनाया गया, ये पूरा डिटेल आपको मैंने बताया। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तीसरा आज का डीएनए का टॉपिक है कैलाश मानसरोवर को लेकर नेपाल का विरोध। नेपाल विरोध कर रहा है, ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि नेपाल तो हमारा छोटा भाई है और नेपाल एक बफर देश का ये प्रफर है, देश है। बफर देश उसे कहते हैं जो दो देशों के बीच में हो, जैसे कि भारत और चाइना के बीच में नेपाल पड़ता है, तो बफर स्टेट देश कहते हैं उसे। ठीक है, तो बफर जो भी होते हैं बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चाइना तो हमेशा अपना लगाया रहता है टुकटुकी, कब नेपाल हमारे फेवर में आ जाए। तो हमारा छोटा भाई है, कभी कल गुस्सा हो जाता है। भूकंप आया था, सबसे पहले हम ही पहुंचे थे वहाँ पे, तो समझ लेगा ये भी नेपाल। नेपाल ने भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी सड़क के उद्घाटन का विरोध करते हुए भारत से नेपाल के क्षेत्र में किसी भी गतिविधि को न करने को कहा है। क्यों कहा है भाई? कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग जो है, कैलाश मानसरोवर मार्ग, आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर जो है वो चाइना में है। ठीक है, और आपको जाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो आप नेपाल होके जाएंगे या तो सिक्किम होके जाएंगे। ठीक है, या तो नाथुला दर्रा होते हुए जाएंगे या तो लिपू लेक होते हुए जाएंगे। तो देखते हैं कैलाश मानसरोवर मार्ग क्या समस्या आ रही है। भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपू लेक दर्रे जो उत्तराखंड में से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है, जो 8 मई के वीडियो में पूरा डिटेल अगर पढ़ना हो तो जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, डीएनए में दिया गया है। यह सड़क धारचूला को लिपू लेक से जोड़ती है। ठीक है, लिपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में है। विवाद का विषय क्या है? दोनों देशों में काला पानी के क्षेत्र को लेकर विवाद है। लिपू लेक दर्रा नेपाल और भारत के मध्य काला पानी क्षेत्र के पास एकदम पश्चिमी बिंदु है और भारत तथा नेपाल के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों ही इस क्षेत्र को अपने अपने देश का अपना हिस्सा मानते हैं। नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 ईस्वी में सुगौली संधि का भी जिक्र किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली संधि वर्ष 1816 के तहत काली मतलब महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिनमें काला पानी और लिपू लेक शामिल है, नेपाल का अभिन्न अंग है। भारत के अनुसार यह क्षेत्र
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। तो आपने देखा कि नेपाल हमसे थोड़ा गुस्सा है, छोटा भाई है, मान जाएगा, नहीं मानेगा तो हम मनाएंगे आराम से, भाई ही तो है, कौन सा दुश्मन है, तो मान जाएगा, अपना छोटा भाई है। तो ये रहा आपका तीसरा टॉपिक, कैलाश मानसरोवर के बारे में मैंने आपको बताया कि नेपाल ने भारत सरकार द्वारा जो उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया गया है, तो नेपाल के क्षेत्र गतिविधि को रोकने को कहा है नेपाल ने विरोध करते हुए, और भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर सड़क को देश को समर्पित किया था। लिपुलेख से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा का एक नवीन मार्ग है ये। सीमा सड़क संगठन जो बताया था मैंने कि 1960 में इसकी स्थापना किया गया था, पूरा पढ़ना हो तो डीएनए में जाके आप आर्ट में देख सकते हैं। और धारचूला लिपुलेख ये भी बता दिया मैंने आपको। विवाद का विषय क्या था ये भी आपको बता दिया। विवाद का विषय कुछ नहीं है, बस चाइना का षड्यंत्र कुछ ना कुछ तो होता रहता है, तो आप समझ ही सकते हैं आप लोग। लिपुलेख दर्रा बता ही दिया पूरा डिटेल। सुगौली की संधि कब हुई थी ये भी आपको मैंने बता दिया। नेपाल के विदेश मंत्रालय के नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार क्या सुगौली की संधि में कौन सी नदी क्या है, पूरा डिटेल आपको बता ही दिया। अब भारत के अनुसार ये क्या है कि ये भारत कहता है कि यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धाराचूला जिले का हिस्सा मानता है। तो ये रहा आपका तीसरा टॉपिक। तो तीनों टॉपिक को आप देख लीजिएगा, मैं रिव्यू दे देता हूँ। मिशन सागर बता ही दिया था मैंने 10 मई 2020 को, किस किस देशों से लाया गया ये भी आपको बता दिया। कौन सा नौसेना जहाज़ गया था ये भी आपको सब बता दिया मैंने। क्यों पड़ोसियों का मत है ये भी आपको बताया। कौन सा मंत्रालय ये भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। और जो भी है सरकार की पहल है ये भी आपको बता दिया गया। क्यों पड़ोसी का मत है पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, सब परीक्षाओं में काम देगा आपको, ठीक है। ये भी बता दिया। सरकार की तरफ से कौन कौन से भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए ये भी आपको बता दिया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया था ये भी बताया गया है। इस बार का क्या थीम था ये भी आपको बता दिया गया है। और ये खूबसूरत सा फोटो आप देख लीजिएगा, ये भी आपको बताया गया। कब स्टार्ट हुआ था, शुरुआत बनाने की शुरुआत को ये भी बताया गया। कौन से प्रवासी पक्षी भारत आते ये भी आपको बता दिया गया। ये भी आपको बताया गया CMS क्या है, यूपीएससी के पीटी में और पीसीसी में पूछा जा चुका है, ये भी आपको बता दिया गया CMS के बारे में पूरा डिटेल। और कॉपी पे लिख लिख के पढ़िए आप लोग एक एक चीज़, कभी भी किसी भी परीक्षा में आ जाएगा, पूरा का पूरा निचोड़ है डीएनए, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। भारत कब इसका सदस्य बना है, CMS COP3 कहाँ बनाया गया, गुजरात के गांधीनगर में, ये भी आप लोग को बताया गया। हर 3 साल पे किया था ये भी आपको बताया गया। ये खूबसूरत सा फोटो ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिटेल आपको बता दिया। गांधीनगर डिक्लेरेशन नामक घोषणा पत्र जारी, ये भी आपको बता दिया गया है। कैलाश मानसरोवर को लेकर नेपाल का जो विरोध है, क्यों विरोध है ये भी बता दिया गया है, सारा का सारा डिटेल है। तो ये कि पूरा का पूरा आज का पूरा डीएनए का टॉपिक था। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और बाकी आपको जैसे पेड ग्रुप के जो मेंबर हैं, 8:30 बजे रोज टेस्ट होता है, तो 8:30 बजे आप टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे आज के क्वेश्चन के लिए। और रोज़ जैसे मैंने कहा कि रात को 12 बजे के बाद मैं जो भी आज का जो करंट अफेयर होगा, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का होगा, बच्चे कह रहे थे स्टूडेंट की मुझसे सर वन लाइनर भी हमको चाहिए, तो वो भी वन लाइनर भी पढ़ें, अपना डीएनए भी पढ़ें। पढ़ना है, कुछ भी पढ़ते रहें अपना। और बस यही कोशिश है कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और बस अगर कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क कभी कर लिया कीजिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज डीएनए के टॉपिक को क्लोज करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।